नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है यूपी में उपचुनाव। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। इनमें हम 2 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। पहली विधानसभा सीट है गाजियाबाद और दूसरी विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर। आज यूपी की इन्हीं दोनों सीटों पर करेंगे विद्वानों से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों के क्या हैं समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अतुल गर्ग 2022 में 1,05,537 वोटों से विजयी हुए थे, मगर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अतुल गर्ग को अपना प्रत्याशी बनाया और वो जीते भी। ऐसे में विधानसभा शहर सीट अभी खाली है। सन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग तकरीबन 1.5 लाख वोट पाकर पहले स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर सपा पार्टी के विशाल वर्मा को तकरीबन 44,000 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर ये रहे। बसपा के शुक्ल को तकरीबन 33,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सुशांत गोयल को 11,000 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 में रालोदा का बीजेपी के साथ गठबंधन रहा, जिसके चलते विधायक चंदन सिंह चौहान को रालोदा ने बिजनौर सीट से चुनाव लड़ाया। इससे उन्होंने जीत दर्ज की और सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को हराया। इसी कारण मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त हुई है और अब उपचुनाव होंगे। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा चुनाव 2022 में रालोदा प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों के अंतर से हराया था। रालोदा प्रत्याशी को 1,07,421 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 80,041 वोट हासिल हुए थे। तीसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद सलीम रहे थे, उनको 23,797 वोट मिले थे, जबकि आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी उमेश को 1,628 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी जमील अहमद को 1,258 वोट पाकर 5वें स्थान पर ये रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में रालोदा का बीजेपी के साथ गठबंधन रहा, जिसके चलते विधायक चंदन सिंह चौहान को रालोदा ने बिजनौर सीट से चुनाव लड़ाया। इसमें उन्होंने जीत दर्ज की और सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को हराया। इसी कारण मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त हुई है और अब उपचुनाव होना है। आज इन्हीं 2 सीटों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं उपचुनाव का संग्राम 4। यूपी के सबसे चर्चित उपचुनाव में से एक गाजियाबाद उपचुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। यहां आगामी 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी प्रत्याशी ने अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। यहां बीजेपी ने संजीव शर्मा, गठबंधन से सपा के प्रत्याशी सिंहराज जाटव, बसपा से PN गर्ग, AIMIM ने रवि गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद उपचुनाव को लेकर जहां एक ओर लोग भाजपा की जीत मानकर चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। वहीं अब बात करें मीरापुर विधानसभा की, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो मीरापुर विधानसभा सीट की राजनीति बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह सीट मुस्लिम बाहुल मानी जाती है और अब यहाँ एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आया है। मीरापुर में इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके कारण मुस्लिम वोटों में बिखराव दिख रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन की हिंदू उम्मीदवार मिथिलेश पाल इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं मिथिलेश पाल की बात करें तो उन्होंने भी पहले मोरना विधानसभा सीट से रालोदा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बार उनका पूरा फोकस इस चुनाव पर है और वह एक बार फिर उपचुनाव में अपनी जीत की कोशिश कर रही हैं। मिथिलेश पाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में थीं, लेकिन इससे पहले वह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में भी रह चुकी हैं। वर्ष 1995 में बसपा से जिला पंचायत सदस्य बनकर उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी।
वहीं इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा भी चुनाव मैदान में हैं। सुंबुल राणा बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की पुत्री हैं। मिथिलेश पाल और सुंबुल राणा के बीच यह सीधी टक्कर मीरापुर के इस उपचुनाव को दिलचस्प बना रही है। सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के ससुर कादिर राणा पुराने राजनेता हैं, जो पूर्व में विधायक और मुजफ्फरनगर से एक बार सांसद रह चुके हैं। हमने आपको बताया कि यह सीट किस कारण खाली हुई और यहाँ पर कौन कौन 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीता था, और यह भी बताया कि अब इसके बाद किन किन के बीच टक्कर है। यानी कि आज हम इन्हीं सीटों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हुए हैं इन सीटों के समीकरण को बताने के लिए उनसे आपका परिचय करा दें। अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, नजम हसन जी राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अतुल मिश्रा जी आपसे। गाजियाबाद विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, 20 नवंबर को वहां पर मतदान होगा। जो गाजियाबाद से प्रत्याशी हैं प्रमुख 3 पार्टियों के, संजीव शर्मा, सिंहराज जाटव और परमानंद गर्ग, क्या लगता है सर, इनको पार्टियों ने कौन से समीकरण को ध्यान में रख करके इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है और क्या वो वहां पूरा होता हुआ दिख रहा है? जी कुशवाहा जी, चुनाव अब 2 चीजों पर आधारित रह गया है, प्रत्याशी पर भी नहीं रह गया है। आपने सुना हुआ, आप ही लोग बताते हो, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इन्हीं चीजों पर ही खाली चुनाव रह गया है। प्रत्याशी, कोई पार्टी सोचती है हमारा प्रत्याशी हिंदू हो, कोई पार्टी सोचती है हमारा प्रत्याशी मुस्लिम हो। अब आपने गाजियाबाद की बात की, गाजियाबाद का पुराना जो इतिहास है, अगर आप उसको देखेंगे, इतिहास के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वहां पर मजबूत है। और उसने पूरे समीकरण को, जो योगी जी की रैलियां हुई और जो उनका स्लोगन आया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर पड़ेगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए शुरू कर दिया था, और सबसे पहले किसने शुरू किया? समाजवादी पार्टी ने। अगर आज वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और ये समाजवादी पार्टी को हल रहा है, क्या ये चुनावी समीकरण एकदम से क्यों आ गया, कैसे आ गया? मैं यहां से थोड़ा आपको हटा के महाराष्ट्र की तरफ लेके चलता हूं, आपको झारखंड की तरफ लेके चलता हूं। बड़े बड़े नेता इन चीजों को कह रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, यही जो है ये अमेरिका में भी आपको सुनाई दिया कुशवाहा जी, अमेरिका तक ये स्लोगन पहुंच गया। पीडीए का स्लोगन यहीं तक रह गया, लेकिन ये जो बटोगे कटोगे एक रहोगे नेक रहोगे स्लोगन पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ विदेशों में पहुंच गया। इस चीज को आप देखने की कोशिश कीजिए। तो चुनावी समीकरण अब जातिगत नहीं रह गया है, अब चुनावी समीकरण बट गया हिंदू और मुस्लिम में, उसको लेकर चलना पड़ रहा है इस समय पर। और यही चीजें जो राजनीतिक दल हैं इसका फायदा भी उठाना कोशिश कर रही हैं। मैं तो जनता से ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी चुनाव होते थे, इसके पहले भी प्रत्याशी बनाए जाते थे। अब आप देखिए, वहां पर अखिलेश यादव जी जाते हैं बंबई में, बंबई में अपने कैंडिडेट को घोषित कर देते हैं। वहां पर सारे जितने भी इनके कैंडिडेट हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र चुना जाता है। ये राजनीति का दायरा रह गया है क्या? ये राजनीति का दायरा नहीं रह गया। ये पार्टी को कैसे, पार्टी के अंदर रह के हम सत्ता नसीन रहें, उस सत्ता में भागीदारी दें और उसका लाभ हम कैसे प्राप्त करें, देश के लिए नहीं सोचा जा रहा है कुशवाहा जी, पार्टी के लिए व्यक्तिगत तौर पर सोचा जा रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इस समय पर हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई भी पार्टी हो। तो इन चीजों को, चाहे जितनी भी सीटें हैं, आप चाहे गाजियाबाद ले लीजिए, कोई आप सीटें ले लीजिए, हर सीट पर आपको यही सुनने को मिलेगा। आने वाले समय देखिएगा पीडीए शुरू हो जाएगा, और पीडीए का जो संधि विच्छेद हमारे योगी जी ने किया है उसको भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि इसका मतलब क्या चल रहा है। तो पीडीए को तो आप ला रहे हो, लेकिन पीडीए के कैंडिडेट को क्यों नहीं ला रहे हो?
वहां पर आप क्यों नहीं जाते हो? वहां पर आपको दूसरी कास्ट क्यों नजर आ जाती? और चुनाव के समय वोट देने के लिए पीडीए आ जाता है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को पकड़ा है और तभी कहा है कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे कुशवाहा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम नजम हसन जी के पास जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। जैसा कि अभी अतुल मिश्रा जी ने कहा है कि अब जो है किस आधार पर प्रत्याशियों का चुनाव नहीं हो रहा है, अब वो जो नारे हैं ना इस समय वो चल रहे हैं, जैसे कटोगे तो बटोगे, इस पर एकीकरण हो रहा है और ये मुद्दे आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि जो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो क्या देख करके उतारे हैं और क्यों? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने साथी की बात को रखते हैं, बात उसमें कह रहे हैं, मिश्रा जी ने जो बात कही है कि गाजियाबाद हमेशा से क्या है भाजपा का रहा, तो ये आज से नहीं है, तो इतिहास भी गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में गाजियाबाद की सीट रही है। दूसरी तरफ जहाँ पे देखा जाए कि मीरापुर की बात की है तो रालोद की सीट रही है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि कटोगे तो बटोगे, तो आपस में कटोगे बटोगे की बात कहाँ से आ जाती है? लाकि जब तक ये बात को कहते रहते हैं, हमेशा पिछली बार भी यही बात, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं इस बात को हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा क्यों नहीं चलता? कटोगे बटो के नारे कब से ये चुनाव में सुना जाता है? मिश्रा जी बार बार इस बात आ रहे हैं। मिश्रा जी आ रहे हैं जी, बात पूरी हो जाएगी। क्या कहना है जी, योगी जी जो कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो योगी जी का ये कहने का मकसद नहीं, कटोगे तो बटोगे योगी जी नहीं कह रहे हैं नजम हसन जी, बटोगे तो कटोगे कह रहे हैं जी। हाँ, बटोगे तो कटोगे जी जी। योगी जी जो हाथ है उनका कहना है अलग है, वो हिसाब से कहते हैं, लेकिन इसको जो मैसेज जनता में जा रहा है वो एक बहुत अलग जा रहा है, वो एक तरह से बहुत दूसरा है। लेकिन माननीय मुख्य ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से किया है कि मेरा ये कहने का मकसद नहीं है। उपचुनाव का बात है तो उपचुनाव सरकार का होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा चुनाव जनता इस बार बिल्कुल बदल चुकी है। जी जी बिल्कुल। जनता जो है ये जनता का चुनाव होता है, जनता समझ चुकी है। और गाजियाबाद के इतिहास में बता ही चुके हैं, मिश्रा जी ने बताया कि इतिहास जो वो बीजेपी का है। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, मीरापुर के जहाँ पर देखा जाए जहाँ पे सीट है ये रालोद की सीट है, लेकिन वहाँ पे कांटे की टक्कर है, क्योंकि सभी मुस्लिम, दो मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे हैं, एमआईएम भी है, बसपा भी है, समाजवादी भी है, तो उन लोग का होना ही तय है। लेकिन अब ये तय कर रहा है आ रहे हैं रालोद जो है वो रालोद के जो कोटे में जो सीट जाएगी, तो क्या रालोद का कैंडिडेट जो है वो जीत पाएगा? क्या ऐसा उम्मीद है? हमें तो नहीं लगता जी। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास तो आएंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, अतुल मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अपनी बात रख लें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं जी। अभी कुशवाहा जी हसन जी ने बात की कटोगे बटो वाली। आप खाली मैं हसन जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में क्यों फतवा जारी किया जा रहा है? क्या कारण है इसका? और उस फतवे को लेकर आप देखिए, जयपुर में भी एक घटना हुई है, जयपुर में भी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जातिगत समीकरण ना करके देश के लिए सोचा जाए, देश के विषय में सोचा जाए। आप यहाँ पर चैनल पर बैठकर ही बड़े हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हो, लेकिन इन बातों को जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए? कैसी माध्यम से पहुंचाया जाए कि हमारे धर्म के लोग आके फतवा जारी कर दें, आपके धर्म के लोग आके फतवा जारी कर दें, और जो फतवा जारी कर रहे हैं वो लाभ कमा रहे हैं सरकार से, और जिनको वोट देना उनको लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से। ये जनता को कब पहुंचाया जाएगा? ये जनता को पहुंचाने के लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा, ना कि फतवे को आगे आना पड़ेगा। ये फतवा काम नहीं करेगा, जनता को समझाने की कोशिश की जाए। जी आप कह रहे हैं, हम इसी बात पे आते हैं कि हमें एक रहना होगा। हम
कटोगे बटोगे, वो उनका नारा अलग है। आप ये हम इस मुद्दे पे क्यों, हम विकास की बात क्यों नहीं करते? चलिए, बिल्कुल विकास की बात ही होनी चाहिए, विकास की बात ही होनी चाहिए, वही सवाल। एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, एक और विद्वान जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और दो बार अतुल मिश्रा जी और नजम हसन जी ने अपनी बात रख ली है। मनीष अग्रवाल जी के पास अब आना चाहेंगे, उसके बाद प्रेम जी आपके पास आएंगे। मनीष अग्रवाल जी, सवाल वही है कि जो गाजियाबाद के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं पार्टियों द्वारा, ये क्या देख करके उतारे गए हैं पार्टियों द्वारा? देखिए, गाजियाबाद की सीट तो भाजपा की ट्रेडिशनल सीट है जी, और मेरे भी लोग आरएलडी और भाजपा एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो सीट में दोनों में समस्या नहीं है। जैसे लेकिन जैसे मैं पिछले राजनीतिक विश्लेषकों को सुन रहा हूं, मैं इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि जी, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है मनीष अग्रवाल जी, तो हम आपके पास पुनः आएंगे। प्रेम कुमार जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि आज खड़गे जी ने जिस परिपेक्ष में बयान दिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए, तो ये कटोगे और बटोगे का जो संदर्भ है वो इस संदर्भ में नहीं है। ये कटोगे और बटोगे का संदर्भ ऐसा मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सनातन में हमला कर रहा है। ये तमिलनाडु में क्या बयान आते हैं, कर्नाटक में क्या बयान आते हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आज किस तरीके का बयान देते हैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, एक योगी के लिए। ये बयान जो है ना, ये उसी पक्ष में जाते हैं। भाजपा से सब ये उम्मीद रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जब वो चीजें विपक्ष नहीं करता है तो विपक्ष को कोई ज्ञान देने नहीं जाता है। जब कांग्रेस जो है तो वहां जम्मू कश्मीर में प्रस्ताव लाती है 370 के अगेंस्ट, 35A के अगेंस्ट, तो कोई भाईचारा हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता। जब इस देश का बंटवारा हो गया धर्म के नाम पे, तो बार बार ये आवाजें क्यों उठती है? जहां पे जो धर्म है सबको उसका सम्मान करना चाहिए। आप बताइए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी की वेशभूषा पे ये लोग सवाल उठा रहे, क्या ये ऐसा किसी मुस्लिम धर्म गुरु के लिए, क्रिश्चियन धर्म गुरु के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये सोची समझी साजिश है। अमेरिका में कमला हैरिस कहती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो भारत से लेके पूरी दुनिया में एक तरीके की टूल किट चलाई जा रही है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि लोगों को एकजुट होने पड़ेगा, लोगों को बंटना नहीं पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम की बात करते हो, उसके अंदर की जातियों की बात नहीं करते, तो जब हिंदुओं की बात आती है तो बनिया और पंडित अलग अलग जातियों की बात क्यों होती है? दोनों समाज अपनी अपनी जगह है, अपने अपने धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब उनपे एक दूसरी आस्था का विश्वास थोपा जाता है या उनसे कहा जाता है कि आपको अपने मापदंड बदलने होंगे, बाकी सब लोग अपने मापदंड पे कायम रहेंगे, तो फिर वो मुश्किल है। उसके लिए कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। आज अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के लिए आवाज उठा रहे तो इसमें बुरा क्या है? आज तक देश की सरकारों ने दूसरे धर्मों के लिए आवाजें उठाई हैं। मनमोहन सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है, और वो भी खासकर मुसलमानों का है। तब तो किसी ने विरोध नहीं करा, लेकिन आज अगर सनातन के लिए आवाज उठाई जा रही है तो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये नारा जो है चल रहा है, लोग इस पे एकजुट हो रहे हैं। हरियाणा में रिजल्ट आ चुका है, महाराष्ट्र, झारखंड में आप देखिएगा भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और जैसे जैसे ये चुनावों के माहौल आगे बढ़ेंगे तो ये नारा आपको और अच्छा चलता दिखाई देगा। अगर विपक्ष को ये लगता है ये नारा सही नहीं है तो विपक्ष को इसका जवाब नहीं देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बार भाजपा जो है फ्रंट फुट पे है, भाजपा के एजेंडे पे विपक्ष आ रहा है, विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और मुझे लगता है कि ये धर्म को एक करने की भावना है, इसको किसी और सेंस में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हिंदू विभाजित हो रहा है और उससे धर्मों पे इम्पैक्ट हो रहा है, आप देखिए सांस्कृतिक आयोजनों पे कैसा असर आ रहा है।
क्यों अब ऐसा होने लगा है, क्यों इतनी कट्टरपंथा आ रही है? इसको दूर करने के लिए अगर कुछ उपाय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करना चाह रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, और मुझे लगता है देश के हर सनातन को ऐसे उपाय करने चाहिए और उसमें सहयोग देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। वही सवाल होगा गाजियाबाद, हालांकि मुद्दों की बात हो रही है, नारों की बात अब आ गई है कि नारे के आधार पर ही अब समीकरण बन रहे हैं, अब प्रत्याशी मायने नहीं रख रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब पार्टियां जो अपना प्रत्याशी इन दोनों विधानसभा सीटों पर, माफ कीजिएगा गाजियाबाद की बात मैं कर रहा हूं, तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, तो आखिर इन्होंने क्या देखा होगा? देखिए, गाजियाबाद हो या पूरे उत्तर प्रदेश के सारे 9 सीटों की अगर आप बात करेंगे, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो इन नारों पे आगे टिक गया है। बटोगे तो कटोगे, या जो भी नारे आज हवा में हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सभी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में, और समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी करारी हार जो मिली उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां से कहा यह जाता था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। इस बार उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास किया था, और भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजों पे अब काम कर रही है। मैं समझता हूं कि पहले भी लोकसभा चुनाव में जो गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई, क्योंकि प्रदेश के नेतृत्व को विश्वास में नहीं लिया गया था, ऐसा लोगों ने बाद में महसूस किया है कि टिकटों का आवंटन योगी आदित्यनाथ के हिसाब से होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। परंतु जिस प्रकार से कहा यह जाता है कि गुजरात लॉबी ने टिकटों का वितरण किया और वो ठिकाने लगाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ जी को, अब उपचुनाव में स्थिति कुछ और तरह की। आप गाजियाबाद में चाहे प्रत्याशियों की बात कर ले या जातीय समीकरणों की बात कर ले, गाजियाबाद में पिछले काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास मैं समझता हूं कि चाहे लोकसभा के चुनाव लगातार जनरल वीके सिंह ने जीते, या वहां पास लगती सीटों पे राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव जीतता है, और दिल्ली बहुत नजदीक होने के कारण भी गाजियाबाद की सीट राष्ट्रीय राजनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है, और मैं समझता हूं कि देश में राष्ट्रीय पार्टियों की अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नदारद है उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा, परंतु अब आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जहां उनको होना चाहिए, खासतौर से गाजियाबाद जैसी सीट, वहां उनकी प्रेजेंस आपको नजर नहीं आएगी। हरियाणा की बात एक मित्र कर रहे थे कि हरियाणा के परिणाम आए, इस तरह से आए। हरियाणा में मैं समझता हूं कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी को शुक्रगुजार होना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने मदद की चुनाव जितवाने में, क्योंकि उनका जो अति विश्वास जिसको बहुत ज्यादा उन्होंने अति आत्मविश्वास थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं घमंड, एक मैं तो उस शब्द को भी प्रयोग कर रहा हूँ, उस घमंड के कारण कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई हरियाणा का और उत्तर प्रदेश में पलायन कर गई। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह से पलायन नहीं करना चाहिए था, और क्षेत्रीय दलों के सामने जहां समझौते की जरूरत होती है वहां समझौता किया नहीं जाता, और जहां समझौते की जरूरत नहीं है वहां सरेंडर कर दिया जाता है। आज चाहे महाराष्ट्र की बात करें आप, चाहे झारखंड की बात करें, वहां क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है कांग्रेस पार्टी। बेशक प्रत्याशी उन्होंने ज्यादा उतारे हैं, अपेक्षाकृत ज्यादा है महाराष्ट्र में, परंतु महाराष्ट्र में पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है जी। आज 6 पार्टियां तो सीधे सीधे, और अगर 7वीं पार्टी को भी आप मान ले तो इतना बहुकोणीय मुकाबले में आपको ये अंदाजा नहीं हो सकता कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। लाखों की हार जीत नहीं है, हजारों में सैकड़ों में जीत आती है। हरियाणा में बहुत सारी सीटें ऐसी तो 2000 से नीचे की हार जीत पे परिणाम आ गया, और उसमें करते
जी जी। तो वो अभी भी चूक बार बार हो रही है कि नेतृत्व कमेटी बनाता है, प्रदेश का नेतृत्व अलग से कमेटी, और जिन लोगों को कमेटी में लिया जाता है चुनाव हारे हैं या कमेटी बड़ा अध्यक्ष जो था वो चुनाव हारे। और उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हो, वहाँ हरियाणा का असर है, खासतौर से मीरापुर की बात अगर आप करेंगे, मीरापुर में चंदन चौहान के कारण सीट रिक्त हुई है। अगर चंदन चौहान की पत्नी को वहां टिकट दिया जाता तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक दल को लाभ हो सकता था, परंतु वहां कहीं ना कहीं टिकट बदलना मजबूरी रहा जयंत चौधरी की। बाकी सीटों पे गाजियाबाद पे भी उसी तरह की स्थिति है, प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा, केवल नारों पे जा रहे हैं, नारों पे जा रहे हैं। तो नारे जो आ गए हैं, कटोगे तो बटोगे, अतुल मिश्रा जी ने शुरुआत में ही कहा कि ये नारे पे आ गए हैं चुनाव, और लगभग सभी जो हमारे विद्वान हैं इस बात को मान रहे हैं कि अब प्रत्याशियों की नहीं बात हो रही है, बात हो रही है नारों की। तो कटेंगे और बटेंगे के जो नारे हैं, मीरापुर में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, मतदाता वहाँ पर ज़्यादा है, करीब करीब 1,25,000 के लगभग मुस्लिम यहाँ पर आबादी है, और प्रत्याशी भी करीब करीब 4 हैं मुस्लिम से, अगर जो देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग से। जो प्रमुख पार्टियां हैं, संबुल राणा, शाहनजर, ये बसपा से हैं। सवाल यह है कि कटोगे तो बटोगे का ये नारा क्या यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग अगर जो अपना लेते हैं कि अगर जो हम बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि प्रेम जी आपसे नहीं, नहीं प्रेम जी आपसे नहीं, सवाल हमारा अतुल मिश्रा जी से था। जी अतुल मिश्रा जी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने कटोगे और बटोगे के नारे की शुरुआत अतुल जी ने ही की थी, तो इसलिए मैं सवाल इन्हीं से ले रहा हूँ। जी कुशवाहा जी, आपको याद होगा अभी बातचीत चल रही थी, ज्यादा क्लियर आवाज नहीं आई, एक शब्द आया था, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ। मोदी जी ने नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने। उस नारे का हश्र देखिए क्या हुआ। अभी लोकसभा की बात आपने की थी इन्होंने कि लोकसभा में ऐसी स्थिति रही, जब इस नारे को लोग नहीं समझ पाए, और जिन लोगों के लिए ये पीडीए गठित किया गया और जाति धर्म देखकर प्रत्याशी गठित किए जा रहे हैं, आज जब मोदी जी ने सारी चीजें, चाहे जनधन की हो, चाहे जल से नल वाली हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, चाहे सिलेंडर की योजना हो, सबको दिया गया, और उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को मिला। उस नारे का महत्व उस समय कोई नहीं समझ पाया, ना विपक्ष समझ पाया, ना कोई समझ पाया। लेकिन योगी जी का जो नारा आ गया, बटोगे तो कटोगे, आज विपक्ष को ये समझ में आ गया। अब विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आया कि सबका साथ, सबका विकास अगर मोदी जी ने नारा दिया है, तो इस नारे को हम देश के लेकर चले, ना कि पार्टी लाइन पर लेकर चले। मैं कुशवाहा जी यही बात कहना चाहता हूं कि ये स्थितियां क्यों पैदा की गई, क्या विपक्ष ने पैदा कर दिया? विपक्ष ने कौन सा ऐसा काम कर डाला लोकसभा के चुनाव में? राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते थे, संविधान के बारे में जिनको कुछ नहीं मालूम वो कॉपी दिखा रहे हैं। क्या कारण है? तो ये जो नारा दिया गया, अभी आपने खुद देखा, राहुल गांधी जी की जो संविधान की कॉपी थी, उसकी कॉपी को खोला गया। संविधान की कॉपी को आप विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हो ठीक है, हमने वहां पर लोगों को दिया, लोगों को देने का मतलब क्या? आपने विज्ञापन के तौर पर संविधान को इस्तेमाल कर लिया। संविधान का इतना बड़ा अपमान कहां से आपने कर डाला? किसने आपको अधिकार दे दिया? आप देश की बहुत पुरानी पार्टी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी है भाई वो, कुशवाहा जी। बिल्कुल। ये तमाशा नहीं है चुनाव, ना संविधान चुनाव, संविधान तमाशा है। तो राहुल गांधी जी जब इस चीज को कर सकते हैं, तो अगर योगी जी ने जरा सी बात कह दी, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कौन सी गलत बात कह दी? क्या उन्होंने किसी जात धर्म का नाम लिया? नहीं लिया था कुशवाहा जी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नाम लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया था। बांग्लादेश में आज क्या हो रहा, उन स्थितियों का उदाहरण दिया था। तो भारत की जनता को इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं है, ना किसी जाति ना किसी धर्म से इसका आक्षेप किया गया है।
जनता को ये नेता बरगलाने की कोशिश करते हैं और जनता इन चीजों को अब धीमे धीमे समझने की कोशिश कर चुकी है कुशवाहा जी। और उसके लिए मैं आप सबके चैनलों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन मुद्दों को उठाकर जनता के सामने आप लाने की कोशिश करते हैं। जी नजम हसन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कटोगे बटोगे के नारे मीरापुर विधानसभा में क्या मुस्लिम समाज को एकीकरण करेगा या हिंदू समाज के लोगों को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? ना तो वहां पे ये नारा काम करेगा, ना ही कुछ। ये बिल्कुल एक तरह से मेरी समझ से तो ये है कि वहां जो मुद्दा चलेगा विकास का मुद्दा चलेगा कि कौन काम करेगा। क्या देश इसी नारे पे चलेगा? हमारे मिश्रा जी ने बात कही, बिल्कुल बात इनकी सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पूरे देश के लिए संदेश दिया है। और एक वो योगी है, एक महान है, उनकी सोच बहुत अलग है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी सोच बहुत अलग है। वो लोगों को एकजुट करना चाहते हैं और एक तरह से बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जनता में जो और राजनेता है इस तरह की बात को फैला रहे हैं। जब हम विपक्ष की बात करें तो केवल इस तरह की बात करते हैं कि कटोगे तो बटोगे। आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? हमने तो अभी तक जितने भी देखा आज उपचुनाव में, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जितने, सब इस बात को लेके चल रहे हैं। एक नारा अगर मिल जाता है तो पूरे चुनाव में वो नारा घूमता रहता है। विकास की बात कोई नहीं करने वाला। और रही बात मीरापुर के सीट पर, तो वहां पे ठीक है, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, 4 वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट है। लेकिन जहां देखा जाए तो ये अगर चाटों का बंटवारा अगर होगा तो मुकाबला बहुत अच्छा होगा और फाइट होगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वहां पर मिथिलेश जी, हो सकता है कि उनकी जीत संभव हो, क्योंकि इन चारों की लड़ाई में वो जीत भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। मतलब चारों की लड़ाई। लेकिन अब कितना कौन भारी होगा, क्योंकि बसपा का जहां तक सवाल है तो बसपा भी वहां पर कमजोर भी है। और ये समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। कांग्रेस है नहीं वहां पर। अगर कांग्रेस होती वहां पे तो मामला दूसरा होता, लेकिन कांग्रेस नहीं वहां पे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी बहुत मजबूत है, लेकिन ये नारा वहां नहीं चलेगा। नारा समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा, जो कि कदीर राणा की पुत्री है, अब उनका, क्योंकि कदीर राणा एमएलसी भी रहे, विधायक भी रहे, उनके स्टील की फैक्ट्रियां हैं, उनका नाम है, तो हो सकता है कि, लेकिन ये कटों के बटों पे नहीं चलेगा मामला। लेकिन हाँ, चुनाव जो होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, अच्छा होगा और विकास के मुद्दे पे होगा। जनता भी ये चाहती है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर वहां पर चुनाव होगा। मीरापुर का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, नजम हसन जी कह रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर होगा, नारों के मुद्दे पर नहीं होगा। एक बात और इन्होंने कही है कि 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इसमें वोट, मुस्लिमों के वोट बढ़ सकते हैं, इसलिए मिथिलेश पाल जो हैं वहां पर जीत भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये आगे देखने की बात होगी। ये इनका विश्लेषण है नजम हसन जी का। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, क्या 2024 का चुनाव विपक्ष ने विकास के लिए लड़ा था? क्या विपक्ष ये कहता था कि अगर भाजपा जो विकास नहीं कर पाई है वो हम करेंगे? वो भी तो वहां संविधान और आरक्षण पे चुनाव लड़ रहा था ना। तो जब भाजपा ने चुनाव के रिजल्ट में वो पीछ देखी तो उन्हें अपनी पीछ बदलनी पड़ी। वो तो सबका साथ सबका विकास पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला। सरकारी योजनाओं का जब लाभ आता है तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखा जाता है? सबको बराबर का लाभ मिलता है। अभी मुझसे पूर्व राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे वो मुस्लिम बाहुल्य जगह है। मुस्लिम बाहुल्य जगह से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है ना कि वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदू आबादी को संगठित कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं?
वहां पे ये नारा क्यों नहीं चलेगा? जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां पे ये नारा नहीं चलेगा, तो जहां पे हिंदू बाहुल्य है वहां पे ये नारा चलना चाहिए ना। आप देश को इस हिसाब से नहीं बांटोगे कि ये हिंदू बाहुल्य है या मुस्लिम बाहुल्य है। दोनों देश के लोग हैं, देश की जनसंख्या है, उनको ये चूज करना है कि उनको क्या विकास का वोट देना है। 24 में कांग्रेस में या जी 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 मनीष जी, चलिए मनीष जी की आवाज नहीं आ पा रही है। नजम हसन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि प्रेम जी के पास भी जाना है, समय मैं एक सेकंड में आपकी बात करना चाहूंगा। मनीष जी ने इस बात को कहा कि मुस्लिम, ये मैंने कहा, लेकिन मैंने जाति समीकरण पे बात कही कि मीरापुर में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो सभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। वो हर जो भी योजनाएं हैं वो हर ज्यादातर मैंने देखा कि चाहे छोटी योजना है चाहे बड़ी योजना हो, लेकिन वो मुस्लिम समुदाय का ज्यादा उसमें भागीदारी होती है। और उन्होंने सब समुदाय के लिए कहा है। मैंने इस बात को नहीं कहा, जब मनीष जी इस बात को कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम, तो मैंने ये बात कतई नहीं कही, मैंने इस बात की कहा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि चुनाव जो हो रहा है ये विकास के मुद्दे पे हो रहा है। आने वाला सामने वाला जो कैंडिडेट है वो कितना विकास क्षेत्र का करेगा, जनता का कितना विकास करेगा, इस मसले पे चुनाव हो रहा है, नारे पे चुनाव नहीं होने वाला। चलिए हम आना चाहेंगे प्रेम कुमार जी के पास। हमारे दो विद्वान हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और जनता अपना नेता चुनेगी, अपना एमएलए चुनेगी, जबकि एक विद्वान का यह मत है कि नहीं, नारे के आधार पर अब सिमट गया है। आपको क्या लगता है, मीरापुर का चुनाव जो है वो नारे पे सिमट करके आ गया है या विकास पे? जी देखिए, जब बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो नारा बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चूक कर बैठती है कि एक भी मुस्लिम को कहीं भी टिकट ना दें। वो फिर सबके विकास में शामिल नहीं होते। और उसी तरह से जो जातीय समीकरण है, अभी आपने खुद भी कहा कि मीरापुर मुस्लिम बहुल है। जब आप इस तरह के बातें करके, चाहे विश्लेषक हो या राजनीतिक दल हो, हम बात तो वही करते हैं कि अमुक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का या किस धर्म का बोलबाला है। 4 प्रत्याशी आ जाते हैं तो बंटने की बात आती है। मैं समझता हूं कि जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है पार्टियों में, खासतौर से राजनीतिक दलों में उत्तर प्रदेश में, और मीरापुर का तो स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि मीरापुर में मुस्लिम में और हिंदू में एक अंतर और भी है। यहाँ बहुत बार गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे हैं। चंदन चौहान जी सांसद हो गए, उनकी पत्नी टिकट की दावेदार थी। उस समाज को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, ना तो मंत्रिमंडल के गठन के समय और ना कभी टिकटों के वितरण में आबादी के हिसाब से। मैं समझता हूं कि चंदन चौहान जी के दादाजी के टाइम से अगर आप मान लेंगे, नारायण सिंह जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, परंतु उस समाज की उपेक्षा कहीं ना कहीं, अगर मतदाता की नब्ज को आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो एक असर वो हिंदू मतदाता के मन पे भी है। और उस स्थिति को भी आप अगर आकलन कर लें तो एक तो सामाजिक जो समीकरण है वहां के, हिंदू मुस्लिम एक कार्ड है। आप बंटवारे की बात वहां आपको समझ में आएगी कि 4 प्रत्याशी है, वोट बढ़ जाएगा, परंतु जब हिंदुओं में भी बात आती है फिर जातीय बातें आती है। वहां भी आप जाट में, यादव में, गुर्जर में, कुर्मी में, पता नहीं कितने कितने नाम लेकर के अभी आप ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले रहे थे। राजभर जी एक समाज के नेता नहीं है, उनको सबकी बात करनी चाहिए। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सच भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है या गैस कनेक्शन मिलते हैं तो वो सबको मिलते हैं,
और पीडीएस में अगर राशन मिलता है तो राशन भी सबको मिलता है, परंतु जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि धर्म के और जाति के आधार पर टिकटों का वितरण भी होता है और वोट का ध्रुवीकरण भी उस तरह से किया जाता है। अब ये नारे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विकास की बात साथी जरूर कर रहे हैं, परंतु विकास के नाम पे आज तक कोई चुनाव देश में लड़ा नहीं गया या विकास के नाम पे मत नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पे अगर वोट मिलता तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जैसे मैं हरियाणा में बैठा हूँ तो लोग तारीफ करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उनके उदाहरण दिए जाते हैं, परंतु जिस तरह से एक बुलडोजर कल्चर वहां चली वो भी कहीं ना कहीं निंदनीय है और उसकी निंदा की भी जाती है। मैं समझता हूँ कि कानून के तरीके से अगर सजा दी जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, परंतु कहीं ना कहीं पिक एंड चूज वाली बात आ जाती है और उन चीजों का असर बहुत दूरगामी होता है। आज चाहे मीरापुर की बात करें या बाकी 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, अगर आप टिकटों के वितरण के समय जातीय समीकरण देखते हैं या धर्म की बात करते हैं तो फिर कहीं उस बात का उपयोगिता बच नहीं जाती कि सबका साथ सबका विकास और वो सब चीजें निरर्थक हो जाती हैं और कहीं ना कहीं फिर वही बातें जो सामने जो हर चुनाव में आती हैं कि अमुक जाति का अमुक धर्म का कौन व्यक्ति है, कौन रहा है, क्या पृष्ठभूमि है, उसी पे जाके टिकट का वितरण होता है, उसी पे मतदान भी होता है। बिल्कुल, उसी पे मतदान भी होता है। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने अमूल्य विचार यहाँ पर पेश किए। तो उपचुनाव का संग्राम चल रहा है उत्तर प्रदेश में और आज जो 9 सीटें थीं उसमें से 2 सीटें हमने ली चर्चा के लिए। वो सीटें गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा की सीटें थीं। बात यहाँ पर अगर जो करें तो विद्वानों की ये राय थी कि बात अब प्रत्याशियों की नहीं है, विकास की नहीं है, अब मुद्दों की, अब जो नारे चल रहे हैं उस पर व्यक्ति विचार कर रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है और उसी पर मतदान हो रहा है। तो अब विकास के मुद्दे गौड़ हो गए हैं। लेकिन हमारे एक विद्वान ने यह भी कहा कि मीरापुर की स्थिति ऐसी नहीं है। मीरापुर में विकास के नाम पर यहाँ पर मतदान होगा और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ये मुस्लिम मत जो हैं बट जाएं और कोई और पार्टी बाजी मार ले जाए। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है, नारे चलते हैं या विकास के मुद्दे चलते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।